हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम हिंदी साहित्य और समकालीन विमर्शों पर आधारित जो प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में उनके दृष्टिकोण से विचार किया है। यह लेक्चर उन रिसर्च स्कॉलर्स के लिए भी लाभदायक साबित होगा जो पीएचडी करना चाहते हैं। इस लेक्चर में हमने दलित, आदिवासी, स्त्री और थर्ड जेंडर पर आधारित रचनाओं को शामिल किया है जो कि आपके आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी लाभदायक हो सकते हैं। इसमें नवीनतम रचनाओं को भी शामिल करने की कोशिश की गई है। हिंदी साहित्य में दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, आदिवासी विमर्श और थर्ड जेंडर विमर्श को केंद्र में रखकर अनेक किताबें लिखी गई हैं। मैंने उनमें से कुछ वैसी किताबों को यहाँ शामिल किया है जिनमें दलित जीवन, स्त्री जीवन, आदिवासी जीवन, थर्ड जेंडर के जीवन की सच्चाई बेहद यथार्थवादी नज़रिए से अभिव्यक्त की गई हैं। ठीक है, तो उनमें हम सबसे पहले देख रहे हैं आप स्क्रीन में कि जो दोहरा अभिशाप है जिसकी लेखिका कौशल्या वैसंत्री हैं। दोहरा अभिशाप हिंदी दलित साहित्य में पहली महिला आत्मकथा मानी जाती है। हो सकता है किसी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि दोहरा अभिशाप के लेखिका कौन है या फिर प्रथम दलित जो आत्मकथा है उसका नाम क्या है। ठीक है, तो दोहरा अभिशाप को ध्यान में रखें। अब हम क्रमशः देखेंगे जो चर्चित आत्मकथाएं रही हैं उन पर बात करते हैं। पहली आत्मकथा थी जूठन, जिसके राइटर थे ओम प्रकाश वाल्मीकि। दलित साहित्य में जूठन ने अपना विशिष्ट स्थान बनाया। इस पुस्तक ने दलित, गैर दलित पाठकों, आलोचकों के बीच लोकप्रियता हासिल की। आज़ादी के बाद दलितों की शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो लंबा संघर्ष करना पड़ा, जूठन में इसको गंभीरता से उठाया गया है। इसकी जो भाषा है ये पाठकों के अंतर्मन को एकदम झकझोर देती है। ठीक है, आप इसको पढ़िए। बहुत छोटा सा जो आत्मकथा है लेकिन काफ़ी अच्छी आत्मकथा है। और जो इसके राइटर हैं उनसे तो लाइव मिलने का मुझे मौका भी मिला था। उनके स्पीच को मैंने सुना था, काफ़ी सजे हुए लेखक थे। ठीक है, तो जूठन के माध्यम से उन्होंने शिक्षा व्यवस्था पर करारा चोट किया है। भारतीय जीवन में रची बसी जाति व्यवस्था के सवाल को भी गहरे सरोकारों से इस आत्मकथा में उठा गया है। दलितों की वेदना और उनके संघर्ष को पाठक की संवेदना से जोड़कर मानवीय संवेदना को जगाने की कोशिश की गई है इस आत्मकथा में। अगली जो दूसरी महत्वपूर्ण आत्मकथा है जिसका नाम है मुर्दहिया, तुलसीराम। इनका भी जेएनयू से संबंध था, वहाँ पर ये प्रोफेसर थे। ठीक है, इन्होंने मुर्दहिया नाम से आत्मकथा लिखी। बाद में इसका दूसरा जो पार्ट आया उसका नाम था मणिकर्णिका। ठीक है, मणिकर्णिका नाम से उन्होंने एक और आत्मकथा लिखा है। तो जूठन जो थी वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ब्राह्मणवादी सामंती मानसिकता के उत्पीड़न की अभिव्यक्ति थी। तो मुर्दहिया जो है ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अंचल शिक्षा से जुड़ते हुए एक दलित की मार्मिक अभिव्यक्ति है। तो ये दोनों जो रचनाएं ये काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और परीक्षाओं में लगातार ये पूछी जाती हैं। जहाँ सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक विसंगतियाँ कदम कदम पर दलित का रास्ता रोक खड़ी हो जाती हैं और उसके भीतर हीनताबोध पैदा करने की तमाम षड्यंत्र रचती हैं। इसे पूरे आत्मकथा में इसको बतलाने की कोशिश की गई है। लेकिन एक दलित संघर्ष करते हुए इन तमाम विसंगतियों से अपने आत्मविश्वास को बनाए रखता है और उससे बाहर निकलकर जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय में विदेशी भाषा का विद्वान बनता है, जैसा कि मैं अभी बता रहा था। और मैं बहुत लकी हूँ कि तुलसीराम के स्पीच को भी जेएनयू में सुनने का मौका मिला था। तो बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे और उनकी रचनाएं लगातार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, चाहे वो मुर्दहिया हो चाहे मणिकर्णिका हो। अगली जो रचना है उसमें 25 चौक का 150 ये कहानी है। ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की। अभी इनके आत्मकथा पर हमने चर्चा किया था, यहाँ पर कहानी आ गई। तो दलित कहानियों में सामाजिक परिवेशगत पीड़ाएँ, शोषण के विविध आयाम खुलकर और तर्क रूप में अभिव्यक्त हुए हैं। ग्रामीण जीवन में अशिक्षित दलित का जो शोषण होता रहा है वो किसी भी देश और समाज के लिए गहरी शर्मिंदगी की तरह ही था। 25 चौक का 150 कहानी में इस तरह के शोषण को जब पाठक पढ़ता है तो वह समाज में व्याप्त शोषण संस्कृति के प्रति गहरी निराशा से भर उठता है। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी कहानी है और इसको आपको जब भी मौका मिले तो ज़रूर पढ़िए।
दूसरी इसमें रचना आ रही है अपना गांव, जो कि ये भी कहानी है मोहनदास नैमिषराय। मोहनदास नैमिषराय की आत्मकथा भी पूछी जाती है, लेकिन यहाँ पर कहानी के बारे में जिक्र किया गया है अपना गांव। मोहनदास नैमिषराय की एक महत्वपूर्ण कहानी है जो दलित मुक्ति संघर्ष आंदोलन की आंतरिक वेदना से पाठकों को रूबरू कराती है, यानी कि परिचय कराती है। इस कहानी के माध्यम से दलित साहित्य की विशिष्ट कहानी दलितों में स्वाभिमान और आत्मविश्वास जगाने की एक पृष्ठभूमि तैयार करती है। ठीक है, अगली रचना पर बात करें तो जो मोहनदास नैमिषराय हैं, इन्होंने भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जीवनी भी लिखी है। हो सकता है कि परीक्षा में कई बार सवाल पूछ दिया जाए कि भीमराव अम्बेडकर की जीवनी किसने लिखी थी, तो मोहनदास नैमिषराय ने लिखी है। इसको भी ध्यान में रखिए। ठीक है, और दलितों के संवेदना और सरोकारों से जुड़कर इन्होंने कहानी लिखने की कोशिश की है। अगली जो कहानी है ठाकुर का कुआं। आप देखेंगे कि ठाकुर का कुआं नाम से प्रेमचंद ने भी रचना लिखी थी, लेकिन वो कहानी है। और यहाँ पर ओम प्रकाश वाल्मीकि, आप देख रहे हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि की ये तीसरी रचना आपके सामने दिख रही है, और ये ठाकुर का कुआं कविता इन्होंने लिखा था। हो सकता है कई बार परीक्षा में पूछा जाए। इस कविता के माध्यम से भारतीय समाज व्यवस्था ने दलितों के मौलिक अधिकार ही नहीं छीने, बल्कि उनके निकृष्ट जीवन के लिए भी बाध्य किया था। कड़े कानून बनाए गए थे, उनकी संपत्ति को अर्जित करने पर प्रतिबंध लगाए गए थे। इन सारे सवालों को उठाते हुए इस कविता में लिखा गया है, और बड़ी ही मार्मिक कविता है। छोटी सी कविता है, 10-11 पंक्तियों की छोटी छोटी पंक्तियाँ उसमें, उसके माध्यम से पूरा इसमें जिक्र किया गया है। और ठाकुर का कुआं जो कविता है सामाजिक सच्चाई को अभिव्यक्त करती है और दलितों की जो अंतर पीड़ा है उसको बड़े ही सरल शब्दों में पाठकों के सामने रखती है। तो एक चीज़ इसको ध्यान में रखिए। ठीक है, अगली जो अच्छी कविता है सुनो ब्राह्मण, जो कि मलखान सिंह द्वारा लिखी गई कविता है। मलखान सिंह ने सुनो ब्राह्मण कविता के माध्यम से दलित साहित्य में जो प्रतिष्ठा अर्जित की है वह अपने आप में एक उपलब्धि है। यह कविता वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मणवादी सामंती व्यवस्था पर तीखेपन से हमला करती है। इसके टाइटल में ये सुनो ब्राह्मण, तो एक तरीके से काफ़ी आक्रामक तरीके से लिखी गई ये कविता है। इसमें तमाम बिंबों, मिथकों और प्रतीकों का भी प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो उसके माध्यम से ये संवाद शैली में लिखी गई कविता है। ये पूरे जो पाठक हैं उनमें दलित चेतना को बड़ी ही गंभीरता से उठाती है, उनमें भरती है। ठीक है, तो ये एक तरीके से दलित साहित्य की महत्वपूर्ण रचना है। प्राय परीक्षाओं में पूछ ली जाती है सुनो ब्राह्मण किसकी रचना है। अगली कहानी है नो बार, जो जयप्रकाश कदम द्वारा लिखी गई है, तो इसको भी ध्यान में रखिए। जयप्रकाश कदम के बाद जो अछूत एक मराठी दलित साहित्यकार दया पवार की रचना है। ये महार जाति के जीवन संघर्ष का इसमें चित्रण किया गया। अछूत दया पवार, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिए। और अखबारों में वैवाहिक विज्ञापनों में अक्सर लिखा होता है जाति बंधन नहीं नो बार, तो ये क्या नाम है, जयप्रकाश कदम की जो कहानी थी उसी का अंश यहाँ पर है। लेकिन इसमें भी एक छिपा एजेंडा होता है। एक दलित के लिए यह शर्त लागू नहीं, यानी दलित स्वीकार्य नहीं होता है। अगर अखबारों में अगर कोई ऐड निकाल रहा है कि मुझे शादी करना है, जाति का बंधन कोई नहीं है, लेकिन जब एक दलित शादी करना चाहता है तो वहाँ पर दिक्कत होने लगती है। इसको ही केंद्र में उठाया गया है। यह कहानी इसी समस्या को केंद्र में रखकर सामाजिक जीवन में रची बची जाति वैमनस्य की भावना को अभिव्यक्त करती है। ठीक है, तो नो बार कहानी आप याद रखिए। अगली जो कविता है मैं दूंगा माकूल जवाब। आप देख रहे हैं एक जो भी शीर्षक है वो थोड़ा सा आक्रामक रुख अपनाए हुए शीर्षकों में। मैं दूंगा माकूल जवाब, एक कविता है असंग घोष की। असंग घोष की यह कविता दलित साहित्य में अपनी एक खास जगह बना चुकी है। इस कविता में इसकी प्रस्तुति में जितनी सहजता है, सरलता है, बोधगम्यता है, उतनी ज़्यादा गहन अनुभूतियों को भी ये अपने अंदर समेटी हुई है। दलित के भीतर उफनते आक्रोश, मैंने बताया ना कि आक्रोश टाइप की शीर्षक को भी इन्होंने अपनाया है। यह कविता मानवीय संवेदना को बहुत दूर तक ले जाती है। दलितों को शिक्षा से दूर रखने का जो षड्यंत्र रचा गया है उसको भी ये केंद्र में रखी है इस कविता ने। ठीक है, और अच्छी कविता है।
अगली रचना है दोहरा अभिशाप, जिसका कि जिक्र मैंने पहले ही कर दिया था। कौशल्या वैसंतरी की है और ये पहली आत्मकथा है हिंदी दलित साहित्य की। अगर बात करें तो कौशल्या वैसंतरी की यह आत्मकथा हिंदी दलित साहित्य की पहली आत्मकथा मानी जाती है। तो एग्जाम में अगर इस तरीके के प्रश्न आएंगे तो आप हल कर लेंगे। कौशल्या वैसंतरी ने अपने जीवन में एक एक पर्थ को जिस तरह से प्रस्तुत किया है और पाठकों के सामने रखा है, एक साहस का काम है। खासतौर से दलित स्त्रियों को दोहरा अभिशाप, अब तो तिहरा अभिशाप भी सहने के लिए कई जगह दिखाई पड़ता है, लेकिन ये दोहरा अभिशाप क्या है? एक घर में महिला होने के कारण और एक बाहर जाके जब काम करती हैं तो उनका भी उनको खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो उसी चीज़ को इसमें प्रस्तुत करने की कोशिश की है। यहाँ पर लिखा भी है कि एक दलित स्त्री को दोहरे अभिशाप से गुजरना पड़ता है, एक उसका स्त्री होना और दूसरा उसका दलित होना। तो कौशल्या वैसंतरी का याद रखिए। अगली जो रचना है शिकंजे का दर्द, आत्मकथा है, ये भी महिला द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। सुशीला टागभौरे इसकी रचनाकार हैं। सुशीला टागभौरे की इस आत्मकथा ने अपने पारिवारिक और सामाजिक संघर्ष को जिस तरह शब्दबद्ध किया है वह दलित साहित्य में एक विशिष्ट स्थान दिलाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में लगातार ये पूछा जाता रहा है कि शिकंजे का दर्द किसकी रचना है। ठीक है, ये एक स्त्री होने की पीड़ा और दलित जीवन की विसंगतियों को अभिव्यक्त करने के लिए जो लेखिका है उसको बहुत ही सफलता मिली यहाँ पर। ये एक दलित साहित्य की सर्वश्रेष्ठ रचनाओं के अंतर्गत आती है। अब देख रहे हैं कि कई यहाँ पर हमने इसको लिया हुआ है, रचनाओं के नाम है और देखते हैं कि कौन कौन नई रचनाएं हैं। अगर आप देखें दलित आदिवासी साहित्य की पुस्तकों की सूची, तो ये सूची शायद ही किसी और अन्य आपको चैनल में ये सब आपको मिलेगा। हर जगह वेस्टर्निस्ट हिंदी की बात ही की जाती है, लेकिन यहाँ पर इस चैनल में थोड़ा सा आपको ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी बताने की कोशिश की गई। इन किताबों को हमने लिया है कि 2013 से लेकर अब तक जितने भी दलित आदिवासी संबंधी किताबें प्रकाशित हुई हैं उनका एक कलेक्शन तैयार करने की कोशिश किया है। ठीक है, पहला नाम इसमें आ रहा है मोहनदास नैमिषारण्य। मोहनदास नैमिषारण्य का भी ऊपर हमने जिक्र भी किया था कुछ रचनाओं को लेकर। यहाँ पर आप देखते हैं कि उनकी कौन कौन सी रचनाएं एक और उनके बारे में भी थोड़ा सा पता चल जाए। मोहनदास नैमिषारण्य वरिष्ठ दलित लेखक, महानायक अंबेडकर पुस्तकालय में प्रकाशित वीरांगना झलकारी बाई इनका उपन्यास है, काफ़ी चर्चित है और इनकी विभिन्न पुस्तकें भी प्रकाशित हैं। तो वीरांगना झलकारी बाई परीक्षा में अगर आए तो तुरंत आप बताइए मोहनदास नैमिषारण्य का। दक्षिण भारत, पंजाब, हरियाणा में कई महत्वपूर्ण दलित रचनाएं साहित्य में लिखी जाती हैं और इनकी सूची इस प्रकार है, आप देख सकते हैं। जैसे पथेरा कहानी है किशन पाल परख की, हमलावर कहानी है बिपिन बिहारी की, एकलव्य खंड काव्य परमानंद राम का, कोलार जल रहा है यह काव्य संग्रह है शील बोधि का, खसम खुशी क्यों हो ये आलोचना है धर्मवीर की। धर्मवीर की आलोचनात्मक किताबों से आप लोग परिचित ही होंगे, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिए। ठीक है, अगर अगली रचना के बारे में बात करें तो है समांतर दृष्टि की राह, ये भी आलोचना है रविंद्र कुमार पाठक की। मेघवाल समाज का गौरवशाली इतिहास एम.एल. परमार द्वारा लिखा गया है। उत्तर सदी के हिंदी कथा साहित्य में दलित विमर्श, ये शिवराज सिंह बेचैन जो कि अभी DU में हेड भी हैं, उनकी रचना है। ठीक है, दलित साहित्य समाज, दलित का समाजशास्त्र, दलित साहित्य का समाजशास्त्र दिनेश और विजय नाम से राइटर उन्होंने लिखा है। अब आदिवासियों पर कुछ बात कर लेते हैं जिसमें कि रमणिका गुप्ता का अहम रोल रहा है। तो उनमें उन आदिवासी साहित्य में कौन कौन सी किताबें लिखी गई हैं उन पर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। रमणिका गुप्ता की कुछ रचनाएं जैसे सीता मौसी, बहुत कम सुने होंगे, सीता मौसी उपन्यास इनका। बहू जुठाई कहानी संग्रह है। भीड़ सतर में चलने लगी है, भला मैं कैसे मरती, आदमी से आदमी तक, विज्ञापन से बनते कवि, इनके कविता संग्रह है। कई पुस्तकें हैं। तो इस तरीके से रमणिका गुप्ता का काफ़ी नाम है इनका भी, इनसे संबंधित भी प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं। अगली रचना है कि नन्हे सपनों का सुख, कविता संग्रह सरिता बड़ाइक का। ठीक है, आदिवासी दुनिया, आलेख है हरिराम मीणा का। ये सब प्रकाशकों का भी नाम दिया गया है, तो इसको भी ध्यान में रखिए। इस पुस्तक में आदिवासियों की भाषा, इतिहास, बोध, मिथकों इत्यादि पर लिखा गया है। सभी आदिवासी जातियों की गोत्र समेत सूची भी इस पुस्तक में दी गई है। आदिवासी दुनिया के अंतर्गत अगर कोई आदिवासी साहित्य पर रिसर्च करना चाहता है तो ज़रूर इसको वो देख सकता है। अगली रचना है आदिवासी साहित्य विमर्श, ये भी आलेख है गंगा साय मीणा की। गंगा साय मीणा जो कि JNU में ही प्रोफेसर हैं
और उनकी ये रचना है आदिवासी साहित्य विमर्श। तो जो भी जेएनयू प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट ये लेक्चर है, इसको गंभीरता से वो सुने। ठीक है। अगली पुस्तक है आदिवासी लेखन एक उभरती चेतना। ये है रमणिका गुप्ता की आदिवासी लेखन एक उभरती चेतना। इसमें आदिवासी साहित्य की विवेचना की गई है, उनकी रचनाओं का प्रयोग किया गया है। लगभग 20 भाषाओं का अनुवाद आपको इस आलोचना में मिलेगा। ठीक है। आदिवासी कहानियाँ, ये है कहानी संग्रह केदारनाथ मीणा का। भंवर उपन्यास है कैलाश चंद्र चौहान का। तो इसको तो इम्पोर्टेंट रूप में रखिए, हो सकता है कि परीक्षा में पूछ लिया जाए। भंवर कैलाश चंद्र चौहान का है। अगली रचना है मेले में लड़की, कहानी संग्रह पूनम तुषामड़ का। महानायक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर उपन्यास है मोहनदास नैमिषराय का। इम्पोर्टेंट है, जैसा कि मैंने बताया था कि इन्होंने जीवनी भी लिखा था अंबेडकर जी का, तो ये है। ठीक है। महानायक बाबा साहब अंबेडकर की बहुत बड़ी कृति है। इसमें हिंदी में बाबा साहब पर लिखा गया यह पहला उपन्यास है। काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर है। छतरी कहानी संग्रह ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखी गई है। छतरी, तो याद रखिए मृत्यु से पहले उनकी ये किताब खत्म की थी। एक तरीके से उनकी आखिरी किताब थी। जैसे प्रेमचंद का पूछा जाता है कि आखिरी रचना कौन सी थी, अधूरी रचना कौन सी थी, उसी तरीके से ओम प्रकाश वाल्मीकि की भी है। यहाँ पर नाम दिखाई दे रहा है शिवराज सिंह बेचैन, जो कि डीयू में प्रोफेसर भी हैं और इस समय हेड भी हैं, वहाँ के विभागाध्यक्ष भी हैं हिंदी विभाग के। तो उनकी कुछ रचनाएं हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं, उनको भी जानना जरूरी है। जो लोग भी डीयू जेएनयू एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, में भी आ सकती है रचना। यहाँ पर शिवराज सिंह बेचैन क्रोच हूँ मैं, नई फसल काव्य संग्रह, ये दोनों रचनाएं। मेरा बचपन मेरे कंधों पर आत्मकथा काफ़ी चर्चित रहा है, तो परीक्षा के दृष्टिकोण से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। खसम खुशी क्यों होए डॉक्टर धर्मेंद्र का पहले ही मैंने बताया। पुरुषोत्तम अग्रवाल ने कवि पर जो पुस्तक लिखी उसमें कुछ किंवदंतियां हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो तार्किक नहीं थीं, उनके जवाब में धर्मवीर का एक काम रहा है कि जो भी गैर हिंदी जो भी विशुद्ध रूप से हिंदी आलोचक रहे हैं, उनकी किसी भी आलोचना के पॉइंट्स को उठाकर एक आलोचनात्मक किताब लिख देना। पहले ये नामवर सिंह पर काम किया करते थे, अब पुरुषोत्तम अग्रवाल की जो कबीर की पुस्तक अकथ कहानी प्रेम की, उसमें से कुछ इन्होंने किंवदंतियों को उठाया और उनका जवाब दिया है इसमें। छतरी के बारे में मैंने बता दिया कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का है, उनका एक नई कहानी संग्रह है ये। ठीक है। अगली जो रचना है दलित शिखरों का साक्षरतार, यशवंत विरोधय का है। इस कविता में देश के चुनिंदा लेखकों से उनकी रचनात्मक सामाजिक सरोकार और दृष्टिकोण के बारे में बात की गई। इसमें कोई बड़ा दलित लेखक या लेखिका छूटा नहीं है। इस किताब का महत्व बहुत ज़्यादा है। ठीक है। दलित बचपन वेदना का विस्फोट, ये नितिन गायकवाड़ का है। और बड़ी अच्छी बात है कि ये फ्रेंड भी रहे हैं, हमारे सीनियर थे ये। ठीक, तो इनकी भी किताब आ गई है, तो आप ज़रूर पढ़िए। इस पुस्तक में आत्मकथाओं पर दलित और गैर दलित समीक्षकों, आलोचकों, संपादकों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है। ये रिसर्च जो करना चाहते हैं दलित साहित्य पर या आदिवासी साहित्य पर, उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट ये वीडियो लेक्चर है। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि अगली जो रचना है दलित साहित्य की विकास यात्रा, डॉक्टर रामचंद्र, ये भी जेएनयू में प्रोफेसर हैं, उनकी ये किताब है। तो जो भी वहाँ पर दलित विमर्श या दलित साहित्य की पढ़ाई होती है, यही सर पढ़ाते हैं, तो इसको भी किताबों को ध्यान में रखिए। ठीक है। यह ओम प्रकाश वाल्मीकि के साक्षात्कारों का संकलन है, और वाल्मीकि के साक्षात्कार एक जगह संकलित नहीं थे, उस दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण किताब है। अगर जो भी ओम प्रकाश वाल्मीकि इत्यादि पर काम करना चाहता है, उसके लिए किताब काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगली जो रचना है वो है खनोज कहानी। ये जयप्रकाश कर्दम द्वारा लिखी गई है। कर्दम की ये महत्वपूर्ण कहानी है और एक उल्लेखनीय संग्रह भी है। अब हम इस महिला लेखिकाओं पर अगर बात करें तो सबसे पहले नाम उभर कर आ रहा है अनामिका का, जो लगातार हिंदी कविता में एक चर्चित और बड़ा नाम कमा रही हैं। रूसी भाषा में उनकी कविताओं का अनुवाद भी हो चुका है। वे खुद भी अंग्रेजी से अनुवाद करती रही हैं। अब तक उनके कुल 6 कविता संग्रह आ चुके हैं। ठीक है। तो और ये चर्चित आलोचक और गद्यकार भी हैं। राजकमल प्रकाशन से इनकी ढेर सारी किताबें प्रकाशित हुई हैं। और जो अभी नया इनका एक उपन्यास आया है आईना साज, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए, परीक्षा के दृष्टिकोण से पूछा जा सकता है। और मैं बहुत लकी हूँ कि अनामिका के स्पीचों को और इनको लाइव मुझे सुनने का मौका मिला है। जेएनयू में ही लगातार आती रही हैं।
ठीक है। अगली जो रचनाकार हैं गीताश्री। गीताश्री के कहानी संग्रह भूत खेला में बेहद दिलचस्प किस्से हैं। देख ठीक, भूत खेला में किस्से का संग्रह किया गया है वाणी प्रकाशन से। एक ऐसा संग्रह है जो कि पाठकों को कई कई तरह के भूतों से परिचय कराता है। तो जिनकी भूतों में दिलचस्पी हो वे किताबों को इस किताब को ज़रूर पढ़ें और इसका आनंद लें। ठीक है, तो भूत खेला याद रखिए, गीताश्री की कहानी उपन्यास है या कहानी है, एक मिनट देख लेते हैं। ये है इनका कहानी संग्रह है भूत खेला। ठीक है, और अगली जो इनकी रचना है नई किताब है इनकी वाया मीडिया में भी एक बार फिर से चर्चा में है। 90 के दशक की महिला पत्रकार की कहानियाँ इस किताब में शामिल हैं, मतलब कि महिलाओं को ही केंद्र में रखकर इसको लिखा गया है। ठीक है, अब गीताश्री की रचना को देखिए। मनीषा कुलश्रेष्ठ। मनीषा कुलश्रेष्ठ का उपन्यास है मल्लिका, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मल्लिका मनीषा कुलश्रेष्ठ। बाकी और इनकी रचनाएं हैं तो उनको भी ऑब्जेक्टिव्स किताबों से या फिर जब भी गद्य का इतिहास है उसमें से देख सकते हैं। रश्मि भारद्वाज, ये दिल्ली की रहने वाली हैं, कवि और लेखिका हैं। रश्मि भारद्वाज की कविताओं में स्त्री पीड़ा को उठाया गया है और काफ़ी कई बिंब इनकी कविताओं में भी दिखाई पड़ता है। इनका जो पहला संकलन है एक अतिरिक्त अ, देख रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का है, ये परीक्षा में आ भी सकता है। इसको ज्ञानपीठ नवलेखन पुरस्कार से दिया गया है। इनकी जो दूसरी कविता संग्रह है मैंने अपनी माँ को जन्म दिया है। ये एक तरीके से देख रहे हैं कंट्राडिक्शन टाइप का टॉपिक्स हैं, तो इसको आप देख सकते हैं। परीक्षाओं में इसी तरीके की रचनाएं पूछी भी जाती हैं। अगली लेखिका हैं वंदना राग। वंदना राग उपन्यासकार हैं, कहानीकार हैं, सब हैं और अक्सर इस चर्चा में रहती इन समसामयिक कहानियों में अपने समसामयिक मुद्दे उठाती हैं। ठीक है, तो ये समकालीन कहानी में एक प्रतिष्ठित नाम है। वंदना राग का पहला उपन्यास राजकमल प्रकाशन से आने वाला है, जिसका नाम आ भी गया है, इस समय तो आ गया है। ठीक है, विषाद पर जुगनू। जब मैं नई रचनाओं के बारे में एक वीडियो बनाया था तो इसके बारे में चर्चा किया था। अगली जो लेखिका हैं उनका नाम है प्रतीक्षा सिन्हा। बारिशगर उपन्यास स्त्री विमर्श के इर्द गिर्द घूमता है और इसको याद रखिए, प्रतीक्षा सिन्हा का ये उपन्यास है और ये नई लेखिकाओं में से धीरे धीरे उभर रही हैं। और इनका एक दूसरा उपन्यास भी है जिसका नाम है तैमूर तुम्हारा घोड़ा। तैमूर तुम्हारा घोड़ा, हो सकता है कि कभी भी तैमूर तुम्हारा घोड़ा किधर है, इतना बड़ा उपन्यास का नाम है। तो ये एक तरीके से अभी युवा उपन्यास के रूप में उभर कर सामने आ रही हैं। तो परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इसी तरीके के लेखक अब धीरे धीरे हमारे लिए प्रासंगिक रहेंगे। ठीक है, अगली लेखिका है आकांक्षा पारे। मैं और मेरी कहानियाँ। आकांक्षा पारे का कहानी संग्रह है। यह संग्रह कौटिल्य प्रकाशन से आया है। लेखन में आकांक्षा के खाते में कई सम्मान हैं, मतलब पुरस्कार इनको मिले हैं और इनकी कई किताबें भी पुरस्कृत प्रकाशित हुई हैं। ये एक पत्रकार के तौर पर काम कर चुकी हैं। इनकी अगर रचनाओं पर बात करें तो है उनके कहानी संग्रह 72 धड़कनें 73 अरमान। देख रहे हैं कि किस तरीके की टॉपिक शीर्षक दिया गया है। परीक्षा में इस तरीके के शीर्षक लगातार पूछे जा रहे हैं। 72 धड़कनें 73 अरमान, फिर है 3 सहेलियाँ 3 प्रेमी, कंट्रोल आल्ट डिलीट। तो इनके जो टॉपिक्स हैं, शीर्षक हैं रचनाओं के, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और परीक्षा में पूछे जाने के ज़्यादा चांसेज हैं इनके। ठीक है, अगली जो महिला रचनाकार हैं उसमें बाबूशाह कोहली। विराट कोहली का तो नाम आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन बाबूशाह कोहली एक मध्य प्रदेश के कटनी में इनका जन्म हुआ था। बहुत कम उम्र से ये कविताएं लिखने लगी हैं, पत्र पत्रिका में अक्सर छपती रहती हैं। तो अगर इनकी पहली कविता की बात करें तो प्रेम गिलहरी दिल अखरोट। प्रेम गिलहरी है और दिल क्या है, अखरोट है। भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुआ था। उनकी एक दूसरी किताब है 52 चिट्ठियाँ ब्रह्मांड नाम के। ठीक है, महाजन से शून्य का हिसाब है प्रेम, इतना बड़ा नाम है इसका, तो इसको भी ध्यान में रखिए। अगली जो लेखिका हैं जयंती रंगनाथन। जयंती रंगनाथन की जो रचना है रूह की प्यास, हॉरर लास्ट कहानियों का संग्रह है, यानी डर और कामुकता। इस किताब में इसका जिक्र किया गया है, कहानी के केंद्र में है। ठीक है, ये लेखन एक नया तरीके का है। ये संभवतः डर और कामुकता पर इस तरीके से पहली बार महिला द्वारा लिखा गया है और ये काफ़ी अच्छी शैली में भी है, काफ़ी दिलचस्प भी है। तो जिसका मन कर रहा है वो ज़रूर इसको खरीदे। अगली जो रचना है रचनाकार है इंदिरा डागी। ये भी मध्य प्रदेश से हैं।
इंदिरा डागी बहुत बेबाक कहानीकार हैं। उन्होंने अपने आसपास की जो जीवन संघर्ष है उसको केंद्र में रखा अपनी कहानियों में। इनकी अगर रचनाओं पर बात करें तो इनकी कुछ रचनाएं जिसमें कि हवेली, सनातनपुर, रपटीले राजपथ, बारह सिंहा का भूत, शुक्रिया इमरान साहब, आचार्य इत्यादि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगर हम थर्ड जेंडर पर बात करें जो कि आज ये नया एक तरीके से विमर्श के तौर पर उभर रहा है, तो इसमें जो कुछ रचनाएं हैं जिसमें कि यमदीप नीरजा माधव द्वारा लिखा गया है, तीसरी तारी प्रदीप सौरभ, किन्नर कथा महेंद्र भीष्म, गुलाम मंडी निर्मला भुराड़िया, और ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, और ये भी रचना काफ़ी फेमस है। पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा चित्रा मुदगल द्वारा लिखा गया है। तो अभी थर्ड जेंडर्स में कुछ जो चुनिंदा किताबें थीं यही थीं। बाकी हमने इस पूरे लेक्चर में दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श, स्त्री विमर्श और थर्ड जेंडर विमर्श संबंधी जो मेन किताबें हैं, रचनाकार हैं और जो समसामयिक प्रकाशन हुए हैं, मतलब कि नए नए नवीनतम रचनाएं, उनको भी एक जगह इकट्ठा करने की कोशिश की। उम्मीद है कि ये लेक्चर आप सभी को पसंद आया होगा। कमेंट्स कर ज़रूर बताइए। और ये जो लेक्चर है जेएनयू प्रवेश परीक्षा और आगामी जो भी लेक्चरशिप की परीक्षा हैं उनके लिए तो इम्पोर्टेंट ही है, साथ में रिसर्च करने वाले जो भी शोधार्थी हैं उनके लिए एक नई दृष्टि भी पैदा कर सकता है। तो कमेंट्स ज़रूर करिए। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।